बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन ने सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब और साबिक वज़ीर आज़म का जो स्टेटमेंट है अडियाला जेल से, वो मैं आपको बताता हूँ। आज पाकिस्तान की तारीख का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। इमरान खान साहब का स्टेटमेंट जो जारी किया गया है उसमें यह है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। मैं सारी उम्र भी जेल में गुजारने के लिए तैयार हूं, लेकिन वक्त के यजीद के आगे कभी नहीं झुकूंगा। लेनी मुसद्दिक मलिक साहब की ख्वाहिश पूरी हो गई। इमरान खान साहब ने वक्त का यजीद जो लफ्ज है वो भी इस्तेमाल कर दिया। कल उन्होंने कहा था कि यजीद और फिरौन का लफ्ज क्यों इस्तेमाल नहीं किया और जनरल डायर का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया, तो ये आ गया। फिर इमरान खान साहब कहते हैं जी अल्लाह अल हक है, वो हक सच का खुदा है और सब्र करने वालों के साथ है। हम सब इस मुल्क की हकीकी आजादी के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। आपने सब्र करना है और मेरे साथ मिलकर जुल्म का मुकाबला करना है। डी चौक में दौरे हाजिर के जनरल डायर ने कौम को अपना गुलाम गर्दानते हुए निहत्ते और पुरअमन शहरियों पर बिला इश्तियाल गोलियां चलवाई। हम इस वाकये को कभी भी नहीं भूलने देंगे और अपने वर्कर्स और शोहदा को इंसाफ दिलाएंगे। लेनी खान साहब ने फिर कह दिया जनरल डायर, और उन्होंने कहा जी डी चौक के अंदर उसी तरह का सानिया किया गया जैसा जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने किया था। उन्होंने कहा ना इस वाकये को हम कभी भूलने देंगे और अपने वर्कर्स को और शोहदा को इंसाफ दिलाएंगे। बहरहाल इमरान खान साहब वहीं खड़े हैं जहां वो पहले दिन से खड़े थे। यानी उन्होंने अगर कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, तो ये वो वाहिद आदमी है जो अभी भी अपने मौकिफ के ऊपर खड़ा है। वरना लोग अपना मौकिफ बदल लेते हैं, गिरफ्तार होने के बाद लोग अपना मौकिफ बदल लेते हैं। पिछले दिनों किसी ने कहा कि नवाज शरीफ भी बहुत जिद्दी है और इमरान खान भी बहुत जिद्दी है, तो बिल्कुल ये बात ठीक है कि इमरान खान अपने उसूल के ऊपर खड़ा रहने के लिए जिद कर रहा है कि मैं अपना उसूल नहीं तोड़ूंगा, अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटूंगा। और नवाज शरीफ ने हमेशा गिरफ्तार होते ही डील की जिद की है, और इतनी जिद की डील की कि नवाज शरीफ को हर मर्तबा डील मिल गई है। कभी अमेरिका ने डील लेकर दी, कभी सऊदिया ने डील लेकर दी, कभी किसी और अरबी मुल्क ने डील लेकर दी, कभी पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट में मौजूद लोगों ने डील लेकर दी। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो डट गए हैं, वो इस तरह की डील लेने के हक में नहीं है। जबकि दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हमेशा डील लेने में कामयाब हुए हैं। इमरान खान साहब ने एक और बात की और इसको फवाद चौधरी साहब ने भी इसी बात को रिपोर्ट किया है। मैं मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब का जो स्टेटमेंट है वहां से आपको पढ़ के सुनाता हूं, जरा आसानी से आपको समझ आ जाएगा। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। आज 9 मई के एक और जाली मुकदमे में अडियाला जेल हाजिर हुए। इमरान खान से दूसरी मुलाकात हुई। शाह महमूद कुरैशी से भी एक तवील अरसे बाद मुलाकात हुई। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और मैं तवील अरसे बाद सियासी मुशावरत कर सके। इमरान खान और शाह महमूद के जवान हौसलों से नया वलवला मिलता है। इमरान खान का पैगाम एक ही है कि 500 छोड़ 500 साल जो है वो जेल में रखो। आप अंदाजा करें कि नवाज शरीफ कभी भी ऐसे जेल में रह ही नहीं सके। नवाज शरीफ के वो जेल वाले कमरे में आपको दिखाऊंगा तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान दरखास्तें डाल देगा कि हमें यहां पे बंद कर दो। जितनी सहूलियात नवाज शरीफ के पास थी। पाकिस्तान के हालात भी ऐसी है ना, गुर्बत है, बेरोजगारी है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, किसान है वो तबाह कर दिया है। मैं अगले वीलॉग में आपको कुछ ऐसे हकायक बताने चाहूंगा कि हुकूमत का सारा बयानिया जमीन बोस हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने मईशत को कैसे तबाह किया और अदादो शुमार के साथ बताऊंगा। और ये अदादो शुमार और बयानात उन लोगों के हैं जो इस हुकूमत के साथ जुड़े हुए लोग हैं। और साबित करूंगा आपको कि किस तरह इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में चलती हुई मईशत को सिर्फ एक रिजीम चेंज ऑपरेशन की ख्वाहिश पूरी करने के लिए तबाह बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान और डेंट डला है वो सारा कुछ मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा। लेकिन पहले ये आप फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट मुकम्मल सुन लें। उन्होंने कहा कि इमरान खान का पैगाम है कि 500 दिन छोड़ 500 साल जेल में रखो। मैं किसी डील करने के लिए तैयार नहीं हूं। हां, मुज़ाकरात करें, सियासी जमात है, सियासी जमातें गुफ्तगू पर यकीन रखती हैं। मुल्क में जारी बहरान के खात्मे के लिए बातचीत वाहिद रास्ता है। इमरान खान इंतकाम पर यकीन नहीं रखते, हुकूक पर यकीन रखते हैं। सियासी दर्जा हरारत में कमी मुल्क और कौम और सियासत के मफाद में है। अपोजिशन सियासी जमातों के ताउन से आगे बढ़े और मुल्क में नए इंतखाबात की तरफ जामे हल तलाश करना असल मकसद है। मुज़ाकरात में इमरान खान क्या मांगेंगे? जाली केसों में इमरान खान को अंदर रखा हुआ, ये तो हुकूमत पहले ही ऑफर करना चाहेगी कि जनाब आपके जो जाली मुकदमात हैं, सियासी मुकदमात हैं, उनमें हम रिहाई करवा देते हैं। हुकूमत के बाद देने के लिए यही होता है। और वो भी एस्टेब्लिशमेंट अगर चाहेगी तो, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने अपने मुंह से कह दिया, खुद एतराफे जुर्म कर लिया है कि इमरान खान साहब जब कहते थे कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहते हैं, इनके तो पल्ले ही कख नहीं है, तो अब ख्वाजा साहब ने खुद ही कह दिया जी हम तभी बात कर पाएंगे जब एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी। तो ये एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतलियां हैं, जब तक एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी ये हुकूमत बात नहीं कर पाएगी। ये तो ख्वाजा साहब ने खुद एतराफे जुर्म कर दिया कि जनाब हम तो कठपुतली हैं। इनके लोग बार बार ये कहते भी रहते हैं कि हमारी तो हुकूमत ही नहीं है, हमारी औकात ही नहीं है। इमरान खान साहब ने बात जिनसे करनी है उन्हीं से करनी है। जब वो उनसे बात कर देंगे तो हम भी चल पड़ेंगे।
ये तो मामला है क्लियर। लेकिन ये हुकूमत दे क्या सकती है? हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को जो फौरी तौर पे ऑफर कर सकती है वो यही है कि बेगुनाह लोग आपके छोड़ देते हैं। पीटीआई क्या मांगेगी उनसे? वो कहेंगे जी मैंडेट वापस करो। मैंडेट देते हैं तो चोर डिक्लेयर हो जाते हैं, हुकूमत भी खत्म हो जाती है और फंस भी जाएंगे बहुत बुरी तरह। सारा का सारा निजाम नंगा हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। तो ये मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ जब इमरान खान साहब कहते हैं तो ठीक कहते हैं। उसकी वजह क्या है? देखें, एस्टेब्लिशमेंट के पास कम से कम ये पावर मौजूद है कि वो कहे ठीक है जो हो गया सो हो गया, नए इलेक्शन करवा देते हैं। वो ये तो नहीं चाहेंगे कि जितना गंद मारा गया इस मुल्क में वो उठा के एस्टेब्लिशमेंट के और मौजूदा हुकूमत के इनके कंधों पे रख दिया जाए और इनको जलील और रुसवा किया जाए सारी दुनिया के अंदर। ये तो वो नहीं चाहेंगे। हाँ, लेकिन वो इतना जरूर कर सकेंगे कि ठीक है हम पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं, आप हमें 6 महीने दे दें या 4 महीने दे दें या 5 महीने दे दें, आप निकल के अपनी पब्लिक कंपेन करें। उनको भी इजाजत देते हैं, वो भी अपनी पब्लिक कंपेन करें। 6 महीने के बाद हम आपको तहरीरी वादा कर देते हैं या हम आपसे वादा गारंटी के साथ कर देते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएगा, तो फिर पाकिस्तान में इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। ये तो वो वादा कर सकते हैं। लेकिन जो पिछले गुनाह उनके हैं, अगर देखें उनके ऊपर अगर पर्दा उठाना होता तो आज तक हुकूमत-उर-रहमान कमीशन रिपोर्ट स्कूलों में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जा रही होती। लेकिन अगर देखें अपने माजी की गलतियों से सीखना होता या उन गलतियों के ऊपर शर्मिंदा होना होता तो हुकूमत-उर-रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है वो पब्लिक हो चुकी होती। लेकिन वो पब्लिक आज तक नहीं हुई। एस्टेब्लिशमेंट ने आज तक जो कुछ भी किया उसको कभी भी निसाब का हिस्सा नहीं बनने दिया। तो वो ये नहीं चाहेंगे कि जो कुछ 2024 के इलेक्शन में उन्होंने किया वो निसाब का हिस्सा बन जाए। तो इसलिए उसके ऊपर मट्टी डाल के वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और एक नया इलेक्शन ही हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब कर क्या रही है? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 2 मिशन है, इसको जरा आप गौर से समझ लें जो वो कर रहे हैं। और उसके मुकाबले में दूसरी तरफ से पीडीएम की जमातें या हुकूमत या उनका मीडिया क्या कर रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का यह है कि हुकूमत के पीछे से एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट निकल जाए। यानी ये जो हुकूमत है इस वक्त जो बैठी हुई है, इसको मुकम्मल सपोर्ट है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की। ये आलमी अखबारात में, मीडिया में हर जगह लिखा जाता है, मैं कोई अकेला नहीं कह रहा, सब कहते हैं कि, और ये सब जानते हैं, ये सारे के सारे ही जानते हैं, नैरेटिव एक है, बयानिया एक है, हर चीज एक है। पाकिस्तान का मईशत से लेकर दहशतगर्दी के मामला लेकर और पाकिस्तान के जितना भी अवामी स्ट्रक्चर है सब कुछ तबाह करने के बावजूद पूरी सपोर्ट जो है इस हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट की है, वरना ये हुकूमत तो 5 मिनट नहीं चल सकती। तो हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का पहला मिशन है कि एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हुकूमत के पीछे से निकल जाए। लेकिन वो तो निकलेगी नहीं, क्योंकि इस वक्त मामला ऐसे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों इमरान खान को अपना दुश्मन समझते हैं और उन्हें लगता है कि इमरान खान आ गया तो हम दोनों के लिए मुश्किलात हो जाएंगी। अब एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हुकूमत के पीछे से कैसे निकले, उसका पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने हल निकाला है। और वो ऐसे निकाला है कि एस्टेब्लिशमेंट के पीछे से जो अमेरिकन सपोर्ट है वो निकाल दी जाए। का एक मकबूल तरीन लीडर जो साबिक वजीर आजम है उसको जेल में डालने पर कौम खराज तहसीन पेश कर रही है, या फिर अफगानिस्तान जैसे हमसाये से भी ताल्लुकात बिगाड़ने पर खराज तहसीन पेश कर रही है। अभी मैं एक खबर देख रहा था, जर्नलिस्ट ने, उन्होंने क्लेम किया कि अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया। अब अंदाजा करें, पहले इंडिया नहीं खेलता था, अफगानिस्तान भी नहीं खेलता। यह पाकिस्तान की डिप्लोमेसी चल रही है, ये पाकिस्तान के हालात हैं। भाई आप क्रिकेट के लिए पहले इंडिया की मिन्नतें करते थे, अब आप अफगानिस्तान की जाके मिन्नतें करें कि आओ जनाब हमने आपके साथ क्रिकेट खेलनी। और ये वो अफगानी है जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट खेल खेलकर सीखी है। ये पेशावर में खेलते रहे हमारे लड़कों के साथ, यही पाकिस्तान में इन्होंने क्रिकेट सीखी, यही ट्रेनिंग की, यही पल के बड़े हुए और अब क्रिकेट टीम बन गई। अब हम उस टीम के साथ भी नहीं खेल सकते। वजह क्या है? हमने अफगानिस्तान के साथ भी अपने ताल्लुकात बिगाड़ लिए। अशरफ गनी था और हामिद करजई था, उसके साथ भी ताल्लुकात खराब थे, तब आप तालिबान के साथ थे। अब तालिबान आ गए, अब आप उनके साथ हैं और तालिबान से आपके ताल्लुकात खराब है। आपने कसम खाई हुई है कि आपने हमेशा अफगानिस्तान में वो पॉलिसी रखनी है जो पाकिस्तान को लगातार नुकसान पहुंचाए, और आपने हमेशा अफगानिस्तान को अपना एक दुश्मन बना के रखना है। लगता तो ऐसी है, शायद इसी में हमारी एस्टेब्लिशमेंट की दिहाड़ियां लगती हैं, या इसी में हमारी एस्टेब्लिशमेंट की बका है कि यहां पे बदअमनी रहे, और जितनी बदअमनी रहेगी उतना ही शायद ये पैसा बनाते रहेंगे। शहबाज शरीफ साहब की तारीफें नाज़रीन अब आलमी सतह पे हो रही है। जो इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने इनको बुलाया ना कि वो वाली बात बता जो तू बंद कमरे में कह रहा था, इधर आना जरा, तो ये बड़े खुश होकर वहां पे गए। उसने कहा वो बता जो बंद कमरे में कह रहा था, मुझे बड़ा मजा आया, फिर बोल। तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने जो वहां बोला 28 सेकंड में, उन्होंने पूरा डब्बा ही पॉलिश का खत्म कर दिया। अब जॉर्ज गैलोवे वो कह रहे हैं जी कि ये बरतानिया के एक सहाफी भी हैं, राइटर हैं और ब्रॉडकास्टर हैं, और एक पॉलिटिशियन है, एक पॉलिटिकल पार्टी भी है इनकी। तो उन्होंने कमाल तारीफ कर दी शहबाज शरीफ की, शू शाइन बॉय, शू शाइन बॉय, ये उन्होंने बताया जनाब कि डोनाल्ड ट्रंप के जूते पॉलिश कर रहा था। बराह रास्त देखा गया पूरी दुनिया में। अजीम मुल्क है पाकिस्तान, अजीम लोग हैं, मगर बड़ी शर्मिंदगी की बात है उनके लिए।
अब बैरून मुल्क से पाकिस्तान को ताने आ रहे हैं, ना सिर्फ इंडिया से, बरतानिया से, यूरोप से। हम ओवरसीज पाकिस्तानी जहां जहां दुनिया में रहते हैं उनके बेचारों के सर शर्म से झुक गए कि यार ये आदमी कितनी बेइज्जती करवा रहा है। भी तारीफ करनी थी ट्रंप की तो कोई तरीके से कर लेते ना, डेकोरम के साथ कर लेते। यानी ये कौन सी तारीफ थी जो हमने कभी माजी में सुनी नहीं। ऐसे खुदा बना के दिखा दिया और अजीब तरीके की तारीफ कर दी। वो डोनाल्ड ट्रंप को खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या, और बल्कि मेरे ख्याल में वो इस बात को एंजॉय कर रहा था कि मैं दुनिया को दिखाऊं कि इनकी ये औकात है। और ये बंद कमरों में मेरे साथ ये करते। वो इंडोनेशिया वाला जो है, वो वहां पे इंडोनेशिया का जो सरबराह है हुआ था, वो डोनाल्ड ट्रंप से बातें कर रहे थे, बच्चों से मिलने के लिए बेताब था कि जनाब मैं आपके बच्चों से मिलना चाहता हूं और मैं मुलाकात करना चाहता हूं किसी जगह पे, मैं प्रॉब्लम, ये अंदाजे लगाए इनके। और अब पाकिस्तान और इंडोनेशिया वो ममालिक हैं जो अपनी फौज देने का वादा कर चुके हैं। शायद अजरबैजान भी और कुछ और लोग भी देना चाहते हैं कि जनाब हम अपनी फौज देते हैं, ले जाए इनको गजा में। डोनाल्ड ट्रंप ने उसके ऊपर क्या कहा ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले जो ड्रॉप साइट ने खबर दी है, अब उसके ऊपर या तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जाके केस करे अमेरिका में, लेकिन उन्होंने खबर बड़ी खौफनाक दी। उन्होंने कहा जी सरकारी और इंटेलिजेंस जराये से सानिया मुरीद से मुतालिक उन्होंने हौलनाक तफसीलात बताई। एक सरकारी अफसर के मुताबिक हम मकतूलीन की लाशें इस शर्त पर वर्षा के हवाले कर रहे हैं कि जनाजे में 30 से ज्यादा अफराद शरीक नहीं होंगे, यानी उन्हें खामोशी से दफनाया जाएगा। एक और अफसर ने बताया कि लाशों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि उन्हें कूड़े वाले ट्रक में कूड़े की तरह फेंक कर ले जाया गया। एक इंटेलिजेंस अफसर के मुताबिक एक अफसर ने तहरीक से राब्ता करके उन्हें अमरीकी सफारत खाने जाकर एहतजाज पर उकसाया, जबकि मंसूबा पहले से यह था कि रस्ते में ही बदतरीन अंदाज में कत्लेआम किया जाए ताकि आइंदा कोई आवाज ना उठाए। यह तर्जुमा जो है ये किया आपके लिए अदील हबीब साहब ने, ये भी जर्नलिस्ट हैं, siyaasat.pk इनका है, तो मैं वहां से आपको पढ़ के सुना रहा हूं आसानी के लिए। उन्होंने कहा जी कि इनको पहले तैयार किया गया कि जाए जाके आप एहतजाज करें और मंसूबा यह था कि रस्ते में ही बदतरीन अंदाज में कत्लेआम किया जाएगा ताकि आइंदा कोई भी आवाज ना उठाए। एक और सोर्स ने उन्हें बताया कि साद रिजवी इब्तदा में हिचकिचाहट का शिकार था, मगर जब एक ताकतवर फौजी शख्सियत ने मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई तो लब्बैक ने रैली निकालने का ऐलान और फैसला किया। ये जनाब रेहान ग्राम, मुर्तजा हुसैन और वक्कास अहमद, ये जनाब इनकी जानिब से खबर आई हुई है, ड्रॉप साइट के अंदर छपी हुई है। अदील हबीब साहब ने ये ट्रांसलेट किया, मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। अब इसकी जो तौसीक इसके एक हिस्से की है वो अबसार आलम साहब ने की थी। अबसार आलम साहब ने कहा एक इल्जाम यह लग रहा है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने के मंसूबे यानी अब्राहम अकॉर्ड को सपोर्ट कर रहा था, और अब क्योंकि पाकिस्तान के लिए मुश्किल है तो पाकिस्तान ने टीएलपी से यह मार्च निकलवाया। ये अफसार आलम कह रहे हैं कि बाकायदा रियासती इदारों ने और मुझे टीएलपी के लोगों ने यह कहा कि हमें ट्रैप किया गया, हमें यहां तक पहुंचाया गया, हम पीछे हटना चाहते हैं, वापस जाना चाहते हैं, वापस नहीं जाने दे रहे, हमें अब इस्लामाबाद की तरफ यहां तक धकेल कर लाए, पीछे के रास्ते बंद हैं और हमें आगे हम कोशिश करते हैं तो हम जा सकते हैं। मुझे टीएलपी के लोगों ने कहा, मैं अल्फान आपको बता रहा हूं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैंने एक किस्सा सुनाया भी था आपको। उन्होंने कहा जी हमारे साथ बड़ी सख्त ज्यादती हो रही है, हमें घेर दिया गया यहां पे लाके, हम बात करना चाहते हैं, हमारे साथ बात ही कोई नहीं कर रहा, कोई मुज़ाकरात करने के लिए नहीं आ रहा, हम अपनी कमेटियां भेज रहे हैं, हम बात करो, कोई तो बात करो हमारे साथ बात ही कोई नहीं कर रहा। ऐसा लगता है रियासत ने तय कर दिया कि यहां पे खून बहाएगी। तहरीक लब्बैक के लोगों को अंदाजा तो था कि ये होगा, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि इस लेवल पे ये चला जाएगा। तो ये फिर अबसार आलम साहब कह रहे हैं तो पाकिस्तान ने टीएलपी से ये मार्च निकलवाया और इनको चाबी दी है कि बाहर निकलकर हंगामा करें। कुछ लोग मरते हैं तो मर जाएं, वैसे भी तो लोग मरते रहते हैं। हम अमेरिका को कहेंगे कि हमारे लिए इसराइल को तस्लीम करना मुश्किल है, हम ट्रंप से ताल्लुकात भी खराब नहीं करना चाहते, इसलिए टीएलपी का मार्च अमेरिका को बेचेंगे। ये जनाब अबसार आलम साहब ने फरमाया। ये है अबसार आलम की खबर, और इससे मिलती जुलती एक खबर जो है वो दी है ड्रॉप साइट ने। वो भी ये कहते हैं कि इनको निकलवाया एस्टेब्लिशमेंट ने बाहर। और अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि बहुत ज्यादा इम्कान था कि जुमेरात वाले दिन, क्योंकि जुमे को तहरीक लब्बैक ने निकलना था और इनको काफी चीजों का आइडिया हो गया था, तो बहुत इम्कान था कि जुमेरात की शाम को तहरीक लब्बैक अपनी कॉल को मुलतवी कर देती है एक वार्निंग के साथ कि अगर इसराइल को तस्लीम करने की कोशिश की तो हम दोबारा आएंगे, लिहाजा अभी क्योंकि वहां पे अमन कायम हो रहा है तो हम उसको खैर मकदम करते हैं और हम जो है वो दुआ करेंगे, और कोई ऐसी चीज वो करना चाह रहे थे, उनकी प्लानिंग चल रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो कोई अनाउंसमेंट करते, मरकज के ऊपर उनके हमला कर दिया गया और उनको फिर मजबूर किया गया कि अब तो तुम हर हाल में निकलो और निकल के पहुंचो। उनके लिए हालात ऐसे पैदा किए गए, शायद रियासत उन्हें घेर घार के वहां ले जाकर जो उन्होंने अचीव किया वो करना ही चाहते थे।
नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग रुकवाने की कहानी एक सुनाई है। वो कहता है जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग रुकवाना मेरे लिए आसान काम है, लेकिन अभी अमेरिका में काफी काम है। देखिए ये जरा जंग थोड़ी बढ़ेगी, माहौल बनेगा, कोई बंदे शंदे मरेंगे, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को बीच में लाया जाएगा, फिर खराज तहसीन पेश करेंगे शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल साहब, और फिर कहा जाएगा जी हमने एक जंग जीत ली। और डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने बीच में पढ़ के एक और सुलह की, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक मुबारकबाद के मुस्तहिक है, फिर से उनको हीरो बनाया जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप की खुशनुदी के लिए ये किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। अमेरिकी फौज के अमन दस्ते पहुंच गए जी इसराइल में, ये गजा में क़यादत करेंगे, और ट्रंप के बकौल उन्हें खुद कुछ नहीं करना पड़ेगा, बल्कि मैं ये खबर आपको पढ़ के सुनाता हूं जहां पे ये मौजूद है। हमास से असलहा लेने के लिए या उन्हें गैर मुसल्लह करने के लिए अमेरिकी फौज नहीं जाएगी, जो जाएंगे वो इस काबिल हैं, यानी कोई तो जाएगा उन्हें गैर मुसल्लह करने, और जो जाएगा वो इस काबिल है, ट्रंप ने ये कह दिया। लेकिन जो जाएगा कम से कम वो अमेरिकी फौज नहीं है। ये जो अभी इसराइल पहुंचे हैं अमेरिकी कमांडोज, ये नहीं है, कोई और होंगे। इस वक्त पाकिस्तान, अजरबैजान और इंडोनेशिया वो हैं जो वहां जाने की बात कर चुके हैं। अब बज़ाहिर डोनाल्ड ट्रंप की बातों से और हालातों वाकयात से ऐसा लगता है कि ये जो चंद मुसलमान मुल्कों की फौजें हैं, पाकिस्तान की हो गई, अजरबैजान की हो गई, इंडोनेशिया की हो गई, या कोई थोड़ी बहुत अरब ममालिक मदद कर देंगे, ये फौजें तैनात होंगी गजा में, और इसराइल की हिफाजत की जमानत बनेंगी ये फौजें, और हमास को कंट्रोल करने के लिए भी शायद यही फौजें काम करेंगी अमेरिकी फौजी क़यादत के अंदर। मुझे बज़ाहिर जो दिखाई दे रहा है वो ये है, और डोनाल्ड ट्रंप इस तरफ इशारे भी कर रहे हैं। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक के बारे में एक चीज मैं आपको और बताऊं, एक तरफा कार्रवाई और बयानिया चलाया जा रहा है, यानी जो हुकूमत चाहती है वो बयानिया चला देती है। कभी कोई आके कह देता है जी हम उनसे मुज़ाकरात कर रहे थे, उन्होंने तो फलस्तीन की बात ही नहीं की, उन्होंने तो इसराइल को तस्लीम ना करने की बात ही नहीं की। कभी आगे कोई ये कह देता है, कभी आगे ये कह देता है वो तो जी अपने पैसे वापस मांग रहे थे, कभी आगे कोई ये कह देता है जी उनके पास से 10 करोड़ 20 करोड़ बरामद हो गए, कभी आकर कोई यार 70 करोड़ का तो आप एमएनए खरीदते हैं, 70 करोड़ का आप एमएनए खरीदते हैं, ये एमएनए ने अपने मुंह से बताया हुआ है। तो अगर 10-20 करोड़ रुपया साद रिजवी के गले में से निकल आया तो इसमें क्या है? यानी ये इतने पैसे तो छिलका है उन लोगों के सामने जो बॉर्डर पे स्मगलिंग करवाते हैं। जरा चेक कर दें कि चमन में जो स्मगलिंग होती है उसमें से कितना पैसा वसूला जाता है, या चेक कर लें आप जाके ईरान से जो तेल आता है उसमें कितना हिस्सा कौन कमाता है, मादनियात में कितनी दिहाड़ी लगती है, वो चेक कर लें। पीनट भी नहीं है ये उसके सामने, कख नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये गले में से 10-12 करोड़ 15 करोड़ चलो 25 करोड़ भी निकल आया, ये क्या रकम हुई? इतने में तो एक एमएनए नहीं मिलता, इतने में तो एक एमपीए नहीं मिलता, और यहां पे तो 50-50 एमएनए और एमपीए जो है उनकी बोलियां लगाई गई हैं। तो ये अब इस पैसे को लेकर जनाब वो बनाया जा रहा है और बयानिया बनाया जा रहा है। तहरीक लब्बैक भी गायब है, उसका सोशल मीडिया भी गायब है, उसके सारे फॉलोअर भी गायब है। तहरीक इंसाफ तगड़ी निकली, वैसे ये बात अब सबको माननी पड़ेगी, उन्होंने बदतरीन मार खा के भी हार नहीं मानी। ये तहरीक इंसाफ की खूबी है। नाज़रीन, एक दिन पहले खबर आई थी और आपको मैंने बताई भी थी, आपने पढ़ी भी होगी, कि स्पिन बोल्डक ये इलाका है बलूचिस्तान में, कोयटा के सामने एक चमन का एक बॉर्डर है, चमन का, पाकिस्तान में चमन का इलाका, ये बॉर्डर चमन का है, और यहां पे एक दरवाजा भी है। इससे उस तरफ का जो इलाका है वो स्पिन बोल्डक का एरिया है, वहां पे एक बहुत बड़ी मंडी है, मैं उस एरिया में गया हुआ हूं। स्पिन बोल्डक का जो इलाका है, यहां पे एक बड़ी मंडी है और बड़ा बाजार लगता है, यहां पे बहुत सारी अजनास लाई जाती हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो तिजारत होती है उसका एक बड़ा हब उस तरफ स्पिन बोल्डक का बाजार, और इस तरफ जो है वो चमन का बाजार है। अब हुआ यह कि स्पिन बोल्डक के अंदर धुएं के बादल दिखाए गए कि वहां बमबारी हुई है, और पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया गया कि पाकिस्तान ने बहुत नुकसान किया।